ब्याज समेत मुंह मांगा। ये मेरे पिता ने 31,945 रुपए जमा कराए, जो उनकी देनदारी थी ही नहीं उस जमाने के अंदर, सन 2008 के अंदर। और आरसीएस ऑफिस ने उनकी किसी कंप्लेंट का कोई जवाब नहीं दिया। ये पक्षपात होता है, इसको पक्षपात बोलते हैं। ये है एक्चुअल रसीदें जो एमसीडी में डायरेक्ट जमा करते हैं तो 2200 रुपए की आ रही हैं, 2210 रुपए, 2500 रुपए, ये इस तरह की रसीदें हैं। और ये 5 टाइम्स लेंगे और आप पूछ भी नहीं सकते कि क्यों ले रहे हो, क्या कर रहे हो उन पैसों का। अब बात आती है इसकी ऑडिट रिपोर्ट की भी, कि ऑडिट रिपोर्ट पर भी हम बात करेंगे कि नील ऑडिट रिपोर्ट है। पेज नंबर 108 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार आर के कृष्णन जी ने अपीलकर्ता को सूचित किया था कि कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के, जो चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के वर्ष 2003 से 2013 तक की ऑडिट रिपोर्ट आरसीएस ऑफिस में नहीं है। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट नहीं होने पर, अगर है ही नहीं तो जब जिस चीज की ऑडिट रिपोर्ट है नहीं जिस सोसाइटी की, तो उसकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को बिना ऑडिट रिपोर्ट के विश्वसनीय कैसे मान लेती है डिप्टी रजिस्ट्रार कोर्ट? ये तो एक बहुत $1 मिलियन का क्वेश्चन है। ऐसे अविश्वसनीय स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के आधार पर क्लेम पिटीशन 70 के अंदर, सेक्शन 70 में स्वीकार करना ही अपने आप में गैर कानूनी है और तर्कसंगत तो है ही नहीं। जब डिप्टी रजिस्ट्रार को पता था कि इनकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं है और हमने सबमिट भी कर रखा था इनकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं, कम से कम पहले ये तो चेक कर लो कि इनके जेन्युइन है या नहीं है। उन्होंने तो चेक ही नहीं करा, उन्होंने तो बस सीधे सेक्शन 70 में इनको क्लेम पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। अपील 13/19 के पेज नंबर 31, 32 और 33 पर फ्लैट डी 502 के पानी नहीं आने, कूड़ा नहीं उठाने, इंटरकॉम संबंधित शिकायतें भी चाणक्य सोसाइटी को की गई और इनके वीडियो प्रमाण भी हैं। और अवैध तरीके से ग्राउंड रेंट की वसूली के भी वर्णन मैं पहले भी कर चुका हूं। अब आती है बात की रिस्पोंडेंट नंबर 1 की डिस्क्रिपेंसी इन चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसी प्रकार बिजली के बिलों को बढ़ा चढ़ाकर अपीलकर्ता ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 से वसूला है। 13 दिसंबर 2008 को बिजली का मीटर फॉल्टी दिखाया जाता है, जबकि 7 अप्रैल 2009 को उसी मीटर में से रीडिंग 12,976 अंकित की जाती है। और 3 जुलाई 2015 को मीटर की रीडिंग 3,145 अंकित की जाती है। वर्ष 2008 में ठीक मीटर को भी गलत बताकर मनमाने ढंग से अपीलकर्ता से बिजली के बिल वसूले गए। ये पेज नंबर 150, 151 और 152 और 154 पर। स्वर्गीय अपीलकर्ता का मीटर, बिजली का मीटर आज भी वही है जो सन 2002 में हुआ करता था, आज भी वह चल रहा है। और उसी मीटर की रीडिंग के बिहाफ पर हर महीने रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के सर्विस प्रोवाइडर बिजली का बिल देते हैं। तो ये मनगढ़ंत और झूठे बिल क्यों बनाए थे इन्होंने अपने मन से? परंतु टीआर चंद्रशेखर, भूतपूर्व सचिव चाणक्य सीजीएचएस ने बिना मीटर रीडिंग के अपने मनमाने ढंग से वर्ष 2009 में 1500 रुपए प्रति महीना अपीलकर्ता से गैर कानूनी तरीके से वसूले थे। 25 सितंबर 2009 पेज नंबर 184 में दिनांक 18 मई 2013 तक बिना मीटर रीडिंग के 1500 रुपए प्रति महीना इलेक्ट्रिसिटी बिल का अपीलकर्ता से अवैध रूप से गलत मनमाने ढंग से वसूला गया और यह पेज नंबर 193 तक है। और इसके पश्चात 19 जून 2013 को रहस्यमय ढंग से उसी मीटर से रीडिंग के आधार पर बिल 5,051 हो गया और अब तक मीटर रीडिंग के आधार पर बिल वसूला जा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ था उस अवधि के अंदर कि 1500 रुपए फिक्स कर दिया गया था, अब मीटर की रीडिंग पर नहीं लिया गया? और मेरे पिता ने इतनी सब लेटर लिखे परंतु कोई जवाब नहीं मिला। इन अवैध वसूली को आर्बिट्रेटर महोदय ने अपने संज्ञान में नहीं लिया। उनको तो सिर्फ चाणक्य सीजीएचएस के हाउसिंग सोसाइटी का फर्जी, मुंह मांगा, भारी भरकम चक्रवर्ती ब्याज युक्त क्लेम पास करना ही लक्ष्य था। आर्बिट्रेटर श्री शैलेश गुप्ता जी ने आर्बिट्रेटर की नहीं, एक रिकवरी एजेंट की भूमिका निभाई। रिस्पोंडेंट नंबर 1 प्रति फ्लैट ग्राउंड रेंट 5,000 चार्ज करते हैं और 20 रुपए के हिसाब से मैं बता चुका हूं। इस प्रकार से रिस्पोंडेंट नंबर 1 फ्लैट के निवासियों को धोखा देते हैं और फिर से ब्याज समेत दोबारा सरकारी विभागों की मांगों के नाम पर फ्लैट के निवासियों से पैसे अवैध रूप से वसूलते हैं। और यही व्हाइट कॉलर गैंग है जो प्राचीन काल के साहूकार प्रथा को स्वतंत्र भारत में जीवित रखे हुए है और फ्लैट के निवासियों को अपने मुंह मांगे बिलों व उन पर लेट फीस, चक्रवर्ती ब्याज लगाकर आर्थिक गुलाम बना लेते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की सेवाएं प्रदान करने के नाम पर यह नॉन कोऑपरेटिव ऑफिस बियरर्स अपना निरंकुश शासन चलाते हैं। और डिफिशियंसी ऑफ सर्विस में वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 भी हुआ है। हाई कोर्ट का
14 जुलाई 2005 का एक जजमेंट है जिसमें साफ कहा गया है, had upheld the powers of the board to disconnect sewerage connection if any flat owner committed default. The disconnection of water supply was a deprivation of the fundamental rights to livelihood guaranteed under Article 21 of the Constitution. The action of the petitioner association in disconnecting the water supply to the non-member flat was illegal. It is the fundamental right of everyone in this country to live with human dignity फ्री फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन। और चाणक्य सीजीएचएस में तो एक्सप्लोइटेशन के अलावा और कुछ हो ही नहीं रहा है। राइट टू शेल्टर, राइट टू नो एंड राइट टू बी इन्फॉर्म, ये राइट्स दिए गए हैं। राइट टू फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल तो मिल ही नहीं पा रहा हमें, तो अनफेयर मिल रहा है। इस तरह से बिना रेगुलेशन पास किए, बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर से अवैध रूप से चोरी छुपे बिना रेजुलेशन के जनरेटर का कनेक्शन काटना, पानी का कनेक्शन काटना और कूड़ा उठाने के संबंधी सुविधा को बंद करना, इंटरकॉम का कनेक्शन काटना आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ का वायलेशन है तथा एक गंभीर अपराध है जिस पर आर्बिट्रेटर महोदय ने कोई जजमेंट नहीं दिया है और न ही आर्बिट्रेशन अवार्ड में ये कोई बात बताई गई है। आर्बिट्रेशन अवार्ड पूरी तरह से पक्षपात पर आधारित है। पक्षपात पर आधारित अवार्ड भारत की पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है। इन अवैध वसूली को आर्बिट्रेटर महोदय ने अपने संज्ञान में नहीं लिया। उनको तो सिर्फ चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का फर्जी मुंह मांगा भारी भरकम चक्रवर्ती ब्याज युक्त क्लेम पास करना ही लक्ष्य था। आर्बिट्रेटर श्री शैलेश गुप्ता ने आर्बिट्रेटर की नहीं, सिर्फ एक रिकवरी एजेंट की भूमिका निभाई है। कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड यदि पक्षपातपूर्ण हो, फ्रॉड या भ्रष्टाचार द्वारा प्राप्त किया गया हो या आर्बिट्रल कोर्ट में तथ्यों को छुपाकर कोर्ट को गुमराह करके अपने पक्ष में अवार्ड पास किया गया हो, तो ऐसा आर्बिट्रल अवार्ड पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के सेक्शन 32B के अनुसार गैर कानूनी तथा अमान्य घोषित होता है। इस प्रकार अपीलकर्ता की अपील एवं CRPC 340 स्वीकार नहीं करने पर अपीलकर्ता के साथ घनघोर अन्याय होगा। अब मैं आपको फैब्रिकेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल के वो दिखाता हूँ रिकॉर्ड्स। ये पेज नंबर 184 पर है जिसमें 25 सितंबर 2009 में 1500 रुपये आ रहा है लिखा हुआ, और पेज नंबर 184 से 193 तक है ये 1500 रुपये बराबर लिए जा रहे हैं। ये भी ये पेज नंबर 187 पर ये TR चंद्रशेखर जी ने सचिव थे यहाँ के, उन्होंने 1500 रुपये महीना बांध रखा था इस घर का, फ्लैट का, और वो बेहिसाब, कोई हिसाब नहीं है इसका। ये वो डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, ये अपील के पेज नंबर 154 पे अटैच है और इसमें साफ लिखा हुआ है 8 मई 2007 मीटर क्लोज, ये लिखा हुआ है। और 9 जून 2007 का एक बिल है इनका जिसमें साफ लिखा हुआ है मीटर की यूनिट 198 है, रहस्यमय ढंग से चल गया। अब इनकी डिस्क्रिपेंसी आती है कि ये सोचते हैं कि दूसरे आदमी को पता नहीं चलेगा कि बिजली के बिल और यूनिट कितने रुपए पे चार्ज की जाती हैं और क्या है उनके सर्कुलर। सन 2018 में 10 जून 2018 को एक सर्कुलर आता है कि आपके 8 रुपए 40 पैसे से हम कुछ पैसे कम कर देते हैं, और वो कहते हैं कि 8 रुपए 40 पैसे से आपका बिल हम 5 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट कर देते हैं। ये सर्कुलर आया था चाणक्य CGHS का। और इससे पहले का सर्कुलर था वो था 29 सितंबर 2015 का, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि 0 से 200 यूनिट तक का, ये दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा ये जारी किया गया है, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि 0 से 200 यूनिट तक आप 4 रुपए प्रति यूनिट चार्ज करेंगे, 4 रुपीज पर यूनिट। 200 से 400 यूनिट तक के लिए 5 रुपए 95 पैसे हैं। 400 से 800 यूनिट तक 7 रुपए 30 पैसे हैं। ये तब का है जब सन 2015 का है। सन 2015 में ही BCS के द्वारा ये साफ था कि 5 रुपए 95 पैसे था, जबकि ये बात ये 2018 में कहते हैं कि 5 रुपए 95 हम अब कर रहे हैं। 3 साल बाद ये सोचते हैं कि इनको पता नहीं चलेगा किसी आदमी को आज के जमाने में, कि कितना ही छुपा लें, चोरी कितनी कर लें, चोर कितनी चोरी कर ले, चोरी नहीं छुपा पाएगा। दूसरी बात, ये सब्सिडी का जो बेनिफिट दिया गया है इसमें साफ लिखा हुआ है कि जिन लोगों के 200 यूनिट से कम है उनको 4 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाएगा और सब्सिडी दी जाएगी। तो वो सब्सिडी क्यों नहीं है क्लेम अमाउंट में? हमेशा तो किसी का 400-800 यूनिट तो आता नहीं है, हमारे परिवार का तो 400 यूनिट से कम आता, तो वो सब्सिडी कहाँ गई?
उस सब्सिडी का क्यों नहीं दावा है, उस सब्सिडी को क्यों नहीं माइनस किया गया क्लेम पिटीशन के अंदर। ये क्लेम पिटीशन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ये फर्जी है, फ्रॉडुलेंट है, इसी से ही पुष्ट होता है। अब बात आती है कि हमने कितनी बार पूछा कि इनके अकाउंट्स की जानकारी। मेरे पिता ने वर्ष 2013 का है ये, पूछा था आरसीएस ऑफिस के अंदर, और एक आरटीआई फाइल करी थी जो पेज नंबर 111 से 114 पर अंकित है। डिटेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, मंथली बेसिस पेमेंट की इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है बीएस गैस द्वारा कितने बिल्स दिए जाते हैं और चाणक्य कितना चार्ज करता है, ऑडिट रिपोर्ट्स कितनी है, ऑडिट अकाउंट्स कितना है, मेंटेनेंस चार्ज पर फ्लैट कितना चार्ज किया जाता है, अलग अलग मेंबरों से क्या किया जाता है, डेवलपमेंट फंड्स क्या लिए जाते हैं, डीडीए कितना चार्ज करती है और डीडीए को आप कितना पे करते हैं, एमसीडी कितना चार्ज करती है, एमसीडी को कितना पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स का कितना कलेक्शन हुआ, ये सब जानकारियां पूछी गई थी। और 12 जून 2013 को श्री आर के कृष्णन जी का ये है लेटर, जिसमें साफ लिखा हुआ है नो ऑडिट, कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिली है और कोई भी ऑडिट रिपोर्ट चाणक्य सीजीएचएस की वहां पर उपलब्ध नहीं है। 2003 से लेकर 2013 तक की ये सारी जानकारियां आरसीएस ऑफिस में नहीं थी, और ये अपील के पेज नंबर 108 पर है। फिर स्वर्गीय अपीलकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने डॉक्टर बीएस बनर्जी की कोर्ट में 25 नवंबर 2015 में भी सब जानकारियां मांगी थी, जिसमें बिल और रिसिप्ट बुक्स, वाटर बिल्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ग्राउंड रेंट, दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, डीडीए द्वारा कलेक्ट किए गए 2002 से वर्ष 2015 तक के मांगे गए थे, कि जिसके आधार पर क्लेम सुनिश्चित किया जा सके अगर कोई है तो। बैंक के अकाउंट नंबर, सर्विस बुक, ऑडिट रिपोर्ट, लेजर, कैश बुक इत्यादि, बाउचर फाइल्स, ये सब। परंतु ये कोई भी इन्होंने जानकारी डॉक्टर बीएस बनर्जी की कोर्ट में नहीं दिखाई। फिर यही बात डीसीटी कोर्ट में भी पूछी गई थी, और वो साल था सन 2016। फिर आर्बिट्रेशन कोर्ट शैलेश गुप्ता जी की कोर्ट में भी पूछा गया 2018 में। फिर अब सबसे आखिरी में आरसीएस ऑफिस में भी पूछा गया था 2019 के अंदर, डीसीएस सेक्शन 139 के अंतर्गत ये पूछा गया था कि आप ये सारी जानकारियां हमको उपलब्ध कराएं। तो डीसीएस सेक्शन 139 में एक आदेश आया, ये डिप्टी रजिस्ट्रार हैं श्री पीआर त्रिपाठी जी, इन्होंने साफ कहा कि स्वर्गीय अपीलकर्ता कोई मेंबर नहीं है, और मेंबर नहीं है इसलिए हिसाब की जानकारी तो ये पूछ ही नहीं सकते। पर हाँ, क्लेम मांगने के लिए, क्लेम पिटीशन के लिए हम इनको मेंबर समकक्ष मांग सकते हैं। ऐसा डिप्टी रजिस्ट्रार की कोर्ट ने ही दिया ये आदेश, और ये जीएस अग्रवाल जी की कोर्ट में था कि मेंबर समकक्ष हम मानते हैं इस मामले में, पर हिसाब दिखाने के मामले में अब ये मेंबर नहीं मानते हैं। इट इज मैंडेटरी एंड कंपल्सरी फॉर ईच सोसाइटी टू हैव देयर ऑन वेबसाइट, और ये अपील के पेज नंबर A45 पर है ये सर्कुलर, जिसमें मेंबर्स की डिटेल्स, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स, एजीएम रेजोल्यूशन पास, ये सब दिखाना होता है। और यही नहीं, 9 सितंबर 2015 में ये आदेश पास हुआ था श्री तरुण कुमार जी के द्वारा, और दिल्ली कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट का भी एक आदेश है, उन्होंने एक ये आरसीएस को रेफरेंस दिया था, 2 सितंबर 2014 का है, और इसमें ये 11 अगस्त 2014 का है, डीसीटी कोर्ट का, दिल्ली कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट, सिविल लाइंस, अपर बेला रोड, 2014 का है ये, और इसका नंबर है 2542, जिसमें ये साफ कहा गया है श्री एचएस खत्री जी द्वारा, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द डे टू डे वर्क ऑफ द सोसाइटीज by its management committee, the litigation is on increase and members of the societies are not aware of the proceeding conducted by the management committee. This is high time for all the societies to have their own websites. We feel that if the proceedings or the notices to the members are uploaded on the website, the litigation would decrease. और ये सन 2015 से है, 2015 से लेकर अभी तक हमें तो कोई वेबसाइट नहीं मिली कि चाणक्य सीजीएचएस की मिले। इस प्रकार से इन्होंने थोड़ा फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट पास किए हैं, फैब्रिकेटेड अमाउंट इन्होंने चार्ज करे हैं क्लेम पिटीशन में, और ये झूठा है मुकदमा और उनकी झूठी क्लेम पिटीशन है, और इस क्लेम पिटीशन को खारिज किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता की सीआरपीसी 340 और अपील 13/19 और 57/19 को स्वीकार नहीं करने पर अपीलकर्ता के साथ घनघोर अन्याय होगा। रिस्पोंडेंट नंबर 1 बिना अकाउंट बुक्स दिखाए मनमाना ब्याज समेत अत्यधिक मेंटेनेंस बिल स्वर्गीय अपीलकर्ता के परिवार से वसूलते रहे, और यह स्वर्गीय अपीलकर्ता व उसके परिवार के साथ बहुत अन्याय होगा। यदि अपीलकर्ता को राइट टू गेट जस्टिस नहीं मिलता तो यह सत्य की हार
असत्य व अन्याय की जीत होगी। मेरी एक प्रार्थना है पूरे परिवार की तरफ से, स्वर्गीय अपीलकर्ता के लिए आत्मा को शांति मिले, वो तभी मिलेगी जब न्याय मिलेगा। अतः स्वर्गीय अपीलकर्ता के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑनेबल कोर्ट से ये प्रार्थना करते हैं कि कोर्ट 17 जनवरी 2019 के आर्बिट्रेशन केस नंबर 28/GH के अवार्ड को विधि रूप से अमान्य घोषित करें। अपीलकर्ता के पक्ष में यह ऑर्डर पास करने की कृपा करें कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 को फेयर ट्रायल असेसमेंट के लिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी, जिससे डिस्प्यूट की अवधि 2002 से 2018 तक की BSES द्वारा चाणक्य सोसाइटी को जारी किए गए बिजली के बिल, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सोसाइटी को जारी किए गए पानी के बिल, MCD द्वारा सोसाइटी को जारी किए गए प्रॉपर्टी टैक्स, DDA द्वारा सोसाइटी को जारी किए गए ग्राउंड रेंट तथा इन्हीं वर्षों में चाणक्य सोसाइटी द्वारा BSES, दिल्ली जल बोर्ड, MCD, DDA इत्यादि को किए गए बिलों के भुगतानों की रसीदें, सोसाइटी की बैलेंस शीट, लेजर, कैश बुक, वाउचर बुक्स, ऑडिट रिपोर्ट्स इत्यादि जिनके आधार पर फेयर असेसमेंट हो सके कोर्ट में प्रस्तुत करें। नंबर C, यदि रिस्पोंडेंट नंबर 1 क्लेमेंट चाणक्य CGHS फेयर असेसमेंट के लिए आवश्यक उपरोक्त सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करते हैं और फेयर असेसमेंट के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्लेमेंट द्वारा मांगे गए एवं आर्बिट्रेशन अवार्ड में पारित 14,98,843 एवं उन पर अर्जित ब्याज, लीगल कॉस्ट इत्यादि को विधिक रूप से निरस्त करें, क्योंकि आर्गुमेंट में पहले ही तर्क दिए जा चुके हैं कि क्लेम अमाउंट हाईली इन्फ्लेटेड, अनरीजनेबल, इलीगल है। फेयर ट्रायल करवाकर अपीलकर्ता को रिस्पोंडेंट नंबर 1 से अत्यधिक वसूले गए बिलों का ब्याज समेत रिफंड करवाने की कृपा करें। रिस्पोंडेंट नंबर 1 को डायरेक्शन देने की कृपा करें कि वह स्वर्गीय अपीलकर्ता के फ्लैट D502 की मूलभूत सुविधाएं, मेंटेनेंस सर्विसेज जैसे इंटरकॉम, गार्बेज डिस्पोजल, जनरेटर फैसिलिटी इत्यादि को रिस्टोर करें। पिछले 2 दशकों से अपीलकर्ता व उसके परिवार के साथ मानसिक, आर्थिक, सामाजिक उत्पीड़न संबंधित एवं कानूनी प्रक्रिया संबंधित कॉस्ट पर ऑर्डर पास करने की कृपा करें। रिस्पोंडेंट नंबर 1 के भ्रष्ट सेवा प्रदाताओं पर DCS एक्ट 2003 एवं अन्य कानूनों के तहत कठोर विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें। H, आर्बिट्रेशन कोर्ट एवं DCT कोर्ट में झूठे स्टेटमेंट एवं पूर्व में वर्णित झूठे स्टेटमेंट प्रस्तुत करने के पर्जरी के अपराध में फाइल CRPC 340 की एप्लीकेशन को स्वीकार करें एवं उचित दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि विगत 2 दशकों से रिस्पोंडेंट नंबर 1 के कारण दुखी जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त स्वर्गीय अपीलकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा की आत्मा को शांति मिले। ऐसा कोई भी ऑर्डर जो कि कोर्ट को उचित लगे पास करने की कृपा करें तथा ऑर्डर में गाइडलाइंस व डायरेक्शंस का उल्लेख करें, जिससे अपीलकर्ता को न्याय मिले एवं समाज में व्याप्त आर्थिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। और कृपया करके आर्बिट्रेशन कोर्ट में रेफर मत करें, क्योंकि वहां न्याय नहीं मिलता। न्याय व्यवस्था पर एक आम आदमी का विश्वास दृढ़ हो सके, न्यायाधीशों के प्रति सम्मान की भावना बढ़े। उचित न्याय के लिए स्वर्गीय अपीलकर्ता का परिवार दिल्ली कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट के ऑनेबल जजेस के लिए आजीवन आभारी व कृतज्ञ रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। सत्यमेव जयते। जय हिंद।